नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। यह हमारे मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का 27वां वीडियो है और आज का टॉपिक है मध्यकालीन वास्तुशैली। हमारे इतिहासकारों ने मध्यकाल को दो भागों में बांटा था, जिसके पहले भाग में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को देखा था तथा दूसरे भाग में मुगल वंश या मुगल काल को देखा था। किंतु हम लोग पीछे जाकर देखेंगे तो 712 AD के आसपास सिंध पर कब्जा के साथ भारत के उत्तर पश्चिम भाग में इस्लाम का शासन या इस्लाम का भारत में प्रवेश होता है। और ये आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि 1200 AD के आसपास गुलाम वंश की स्थापना के साथ यह इस्लाम भारत के आंतरिक भागों में यानी कि दिल्ली पर इस्लाम का कब्जा होता है, इस्लाम का शासन होता है। और आगे चलकर हम लोगों ने देखा था कि 1526 AD के आसपास पानीपत के प्रथम युद्ध में अकबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश या मुगल काल की शुरुआत करता है और यह मुगल वंश आगे चलकर 1857 AD तक अपने अस्तित्व में बना रहता है। और समय काल को हम लोग देखेंगे 712 AD से लेकर 1857 AD के बीच में लगभग 1100 वर्षों का शासनकाल रहा है। इन 1100 वर्षों में भारतीय प्लस फारसी शैली की वास्तुकला का विकास होता है, जिसे हम लोग इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शैली का नाम भी देते हैं। तो आइए देखते हैं इन 1100 वर्षों में भारतीय से और इस्लामिक शैली का मिश्रण से कौन कौन सी वास्तुकलाएं बनी हैं। हालांकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इन चीज़ों का अध्ययन थोड़े मात्रा में कर रखे, लेकिन आइए थोड़ा सा यहाँ विशेष अध्ययन करते हैं। मध्यकालीन वास्तुशैली मिडाइवल आर्किटेक्चर। मध्यकाल की वास्तुशैली उन्नत है, बहुत प्रशंसनीय मानी जाती है। मध्यकाल की वास्तुशैली अलग से पहचानी जाती है। अगर मध्यकाल की बात करें तो हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत और मुगल काल बांट कर पढ़ा था और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने बहुत सारी वास्तुशैलियों का अध्ययन किया था और मुगल काल में भी बहुत सारे वास्तुशैलियों का अध्ययन किया था। आइए थोड़ा सा विशेष रूप में यहाँ देखते हैं। हम लोग अगर मुगल काल के शासकों को देखें तो विशेषकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां का काल वास्तुकला का सर्वोत्तम विकास हुआ, जिन्होंने नए नए प्रयोग किए एवं भवन निर्माण किए। ये रही वास्तुकला की यात्रा दिल्ली सल्तनत टू मुगल काल की। और इन बादशाहों ने चित्रकला में भी अपनी रुचि दिखाई और चित्रकला को सर्वोत्तम रूप प्रदान किया। सन 712 AD में भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अरब लोगों का अधिकार हो गया। ये आगे बढ़ते हुए 1200 AD तक दिल्ली पर शासन करने लगा एवं 1857 AD तक इन्होंने शासन किया। 712 से 1857 AD के बीच में 1100 वर्षों का शासनकाल रहा है, जहाँ पर वास्तुकला का विकास हुआ है। आइए इन वास्तुकला की विकास यात्रा को थोड़ा सा डिटेल अध्ययन करते हैं। मध्यकालीन वास्तुशैली में इंडो इस्लामिक वास्तुशैली भी कहते हैं। मुगलकालीन शैली इन दोनों का समन्वय है, यानी कि भारतीय या फारसी या अरबी शैली एक ही है। ठीक है, दोनों को मिलाकर हम लोग मिलाते हैं इंडो इस्लामिक वास्तुशैली। इस पर स्थानीयता का प्रभाव है और फारसी शैली का भी प्रभाव है। स्थानीयता के प्रभाव के अंतर्गत उसकी शैली क्या है, स्थानीय लोगों की उस समय का मौसम कैसा रहा है, भवन निर्माण में जो भी सामग्री यूज होती है जिसमें स्टोन, मार्बल, सैंड, सॉइल, इसके बाद जो श्रम होते हैं यानी कि कलाकार होते हैं, ये लोग स्थानीयता का प्रभाव लिए रहते हैं तथा फारसी शैली दोनों का मिक्सचर होकर भवन निर्माण हुए। ठीक है, मध्यकाल में जो भवन गिराए गए थे, मध्यकाल के दौरान हमने देखा था कि बहुत सारे भवन गिराए गए थे, उसकी सामग्री का प्रयोग नए भवन के निर्माण में किया गया। यानी इस्लाम की शैली में भारतीय शैली को फिट कर रहे हैं या भारतीय सांचे में इस्लाम को स्थापित कर रहे हैं। इसे ही इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। ये थोड़ा सा परिभाषा हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडो इस्लामिक वास्तुकला के विशेषताओं को देखें तो इसमें लिंटल सहतीर शैली, याद कर लीजिए कौन सा, लिंटल सहतीर शैली के स्थान पर मेहराब या गुंबद शैली का प्रयोग किया गया। जहाँ पर हम लोग प्रवेश द्वार को देखेंगे तो ये लिंटल सहतीर शैली होता है इस तरह से, लेकिन जैसे ही अब यहाँ पर गुंबद शैली को देखेंगे तो ये गुंबद शैली इस तरह से हम लोग पाएंगे। ठीक है, यहाँ प्रवेश द्वार इस तरह से होगा, यहाँ पर प्रवेश द्वार इस तरह से होगा, आगे ये आयताकार रूप लिए हुए। ठीक है, और मेहराब ये हुआ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे मध्यकाल के दौरान मेहराब और गुंबदों का प्रयोग गंभीरता से होने लगा। मध्यकालीन वास्तुशैली की विशेषताओं में देखें तो इसमें मीनारों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। मस्जिद और मकबरों पर मीनारों का प्रयोग होने लगा और चारों कोने पर आप लोग मीनार देखेंगे। अगर आप लोग ताजमहल जाएंगे तो एक प्रकार का मकबरा है, और जामा मस्जिद दिल्ली में है, वहाँ जाएंगे तो एक प्रकार का मस्जिद है। तो वहाँ आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि मस्जिद के या मकबरे के चारों कोनों पर एक बड़ा सा इस तरह से चार मीनार होंगे चारों तरफ से। ठीक है, चारों कोने पर।
ठीक है, मीनार का प्रयोग किया गया। इसमें क्या हुआ कि गारा का इस्तेमाल शुरू हो गया भवन निर्माण में। मिट्टी, चूना, गोंद, गारा का मतलब हुआ, और पत्थरों और ईंटों का भी इस्तेमाल होने लगा इन दोनों, मिट्टी, चूना, गोंद, इन सबको भरने के लिए। यानी कि गारा का इस्तेमाल होने लगा पत्थर और ईंटों के बीच में। इंडो इस्लामिक शैली में मनुष्य और जानवरों की आकृतियों को नहीं उकेरा गया था। इसके बाद भवनों में मूर्तियों से सजावट के स्थान पर सुलेखन का प्रयोग किया गया। मूर्तियों का उपयोग नहीं किया गया सजावट के लिए, इसके स्थान पर सुलेखन मतलब अच्छा लेखन का प्रयोग किया जाने लगा। कैलीग्राफी जिसे बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाने लगा। भवन की सजावट को देखें तो आर्बेस्क विधि का प्रयोग किया गया, जिसमें तना से पत्तियाँ निकलती हुई हमें दिखाई देती है। मान लीजिए एक तना है, वहाँ से पत्तियाँ निकलती हुई दिखाई देंगे, जिससे कारपेट, बेडशीट और साड़ी आप लोग कहीं कहीं देखेंगे, आज भी मौजूद है इसका प्रभाव कि कारपेट, बेडशीट और साड़ी पर देखेंगे कि एक तना है, उससे पत्तियाँ निकली हुई है। ठीक है, तो इसको आर्बेस्क विधि कहते हैं। भवनों की सजावट में ज्यामिति का सिद्धांत का प्रयोग किया गया ताकि भवनों में समरूपता लाई जा सके, यानी कि ज्योमेट्री का प्रयोग करके भवनों में समरूपता लाई गई। इसके बाद जाली या महीन काम किया गया, यानी पत्थरों की जालियों का निर्माण किया गया। इस जाली को उधर लगाया जाता था जिस तरह से प्रकाश आता था और रोशनदान का काम करता था ये जाली, और इस्लाम में प्रकाश का बड़ा ही महत्व होता है। ये एक मान लीजिए पत्थर है, इसके बीच में इस तरह से छोटी छोटी जालियों का प्रयोग किया जाता है। आप किसी भी इस्लामिक मकबरे या मस्जिद में जाएंगे तो इस तरह से जाली आपको दिखेगी और वहाँ से रोशनी आती हुई हमें नज़र आएगी। इसके बाद पानी का उपयोग इस्लाम में, क्योंकि इस्लाम स्वच्छता को ज़्यादा महत्व देता है, पानी का उपयोग किया गया। इससे वातावरण ठंडा रहता है और धार्मिक महत्व रहता है और सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। एक आता है 4 भाग शैली का प्रयोग। पूरा का पूरा बगीचा को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है वर्गाकार रूप में। मान लिया कि ये बागीचा है, ये 4 भागों में बटा रहेगा और इसके बीच से लोग जाएंगे। आप लोग कभी जाइएगा, हुमायूं का मकबरा हो गया या ताजमहल जाइएगा, तो देखिए कि एक बागीचा छोटे छोटे चरखुट माने कि वर्गाकार रूप में कटा हुआ आपको नज़र आएगा, 4 भागों में बटा हुआ नजर आएगा और भवन के जस्ट सामने रहता है। ठीक है ना, आप लोग देखेंगे तो भवन के जस्ट सामने इस तरह की शैली आपको नज़र आएगी। तो इसे ही 4 भाग शैली कहते हैं और विशेषताओं को नज़र दौड़ाते हैं। मध्यकालीन वास्तुशैली मिडाइवल आर्किटेक्चर में पितुरादुरा शैली का उपयोग किया गया, यानी कि दीवारों को सजाने का आधार कीमती पत्थरों, रत्नों को जड़ने के लिए पितुरादुरा शैली का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पितुरादुरा शैली में कीमती पत्थरों को और रत्नों को उपयोग किया जाता है दीवारों को सजाने के लिए। अग्रदृश्य तकनीक, यानी कि मध्यकालीन भवन की एक अनूठी विशेषता थी, यानी कि शिलालेखों को चारों तरफ से देखने पर एक ही आकार दिखाया गया। आप वेस्ट से देखिए, ईस्ट से देखिए, साउथ से देखिए, नॉर्थ से देखिए, वो जो शिलालेख होते हैं वो एक ही साइज के, एक ही जैसे दिखाई देंगे। इस तरह से बनाया गया था। काफ़ी शानदार शैली है अग्रदृश्य शैली। आप ताजमहल में जाके देखिएगा, ये आपको दिखने को मिलेगा। इसमें व्यापकता एवं विशालता का समावेश दिखेगा। दीवारों में कीमती पत्थरों एवं रत्नों का उपयोग किया गया। फिर रंगीन टाइलों का प्रयोग किया गया जो कि फारसी प्रभाव को दिखाता है। ये रहा मध्यकालीन वास्तुशैली का विशेषताएं। अब थोड़ा सा देखते हैं मुगलों का सांस्कृतिक योगदान क्या रहा है। मुगल काल को उत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का द्वितीय क्लासिकल युग कहा जा सकता है। ठीक है, इससे पहले क्लासिकल युग गुप्त काल को बोला जाता था। ये शासक भारत में अपने साथ तुर्क और ईरानी विरासत को लेकर आए। दिल्ली सल्तनत का काल से आरंभ हुई हिंदू और इस्लामी संस्कृति के मिश्रण की प्रक्रिया इस काल में आकर पूरी हो गई। अंततः इसका परिणाम एक सच्ची राष्ट्रीय संस्कृति का विकास के रूप में सामने आया। इससे संयुक्त संस्कृति का निर्माण हो गया। इन संयुक्त संस्कृति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगली स्लाइड में देखते हैं। मुगलों के सांस्कृतिक योगदान के महत्वपूर्ण बिंदुओं में अगला बिंदु है दारा शिकोह अपने समय का एक प्रमुख विद्वान एवं उदार दृष्टि वाला शिक्षा शास्त्री था। एक एकेडमिक पुरुष था। इसने उपनिषद, गीता एवं रामायण आदि ग्रंथों का अनुवाद भी कराया फारसी में। उसके बाद गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। उसके बाद नूरजहां, मुमताज महल तथा जेबुनिया अरबी एवं फारसी में ये लोग पारंगत थे। स्थानीय शासकों के प्रयास से क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जो कि कल लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे उसमें दिखेगा। अबुल फजल अकबर के समय एक अग्रणी इतिहासकार था। इसके अलावा इस काल की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में काम आएगा। तुझके बाबरी बाबर ने लिखा था। मुंतखाबुल तवारीख बदायूं ने लिखा था। उसके बाद तुजुके जहांगीरी जहांगीर ने लिखा था। उसके बाद आईने अकबरी या अकबरनामा
अल्लामा अबुल फजल ने लिखा था। और उसके बाद सफ़ीनत उल औलिया दारा सिकोह का है। रकात ए आलमगीरी औरंगजेब का है। उसके बाद बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने की रचना है। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। इस काल में वास्तुकला एवं चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय एवं इस्लामिक परंपरा का एक सुंदर समन्वय देखने को मिलता है तथा क्षेत्रीय दरबारों में गीत संगीत एवं नृत्य को प्रश्रय दिए गए। इससे गायन एवं नृत्य की नई शैलियाँ विकसित हुई। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मालवा के जो बादशाह थे बाज बहादुर, वो संगीत में प्रवीण थे, बहुत ज़्यादा दक्ष थे। इस वजह से उन्होंने अकबर ने इनको 2000 की मनसबदारी भी प्रदान की। तो ये रहा मध्यकाल यानी कि मुग़ल काल या सल्तनत काल के वास्तुकला तथा सांस्कृतिक योगदान। कल हम लोग क्षेत्रीय भाषा मध्यकाल में क्षेत्रीय भाषाओं का उदय, नगरों का उदय और अंतिम भाग मध्यकाल का मूल्यांकन करके मध्यकाल को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।